नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर जो टर्म हमने यूज की है, पहले तो वो ध्यान दें कि नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है। अब नॉन कंडक्टिंग किस टाइप का होता है? अब देखिए, अगर हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करें, अब यहाँ पर बात की जा रही है सॉलिड स्फीयर की, होलो की नहीं, तो ये भी ध्यान देना है, सॉलिड स्फीयर। अगर इसके ऊपर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करें, सिर्फ सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये कंडक्टिंग है फिलहाल, तो इसके सरफेस पे सारा चार्ज आ जाता है जो कंडक्टिंग होता है, क्योंकि कंडक्ट कर सकता है तो इसके सरफेस पे पूरा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर ही, लेकिन नॉन कंडक्टिंग के अंदर क्या होगा, उसके अंदर चार्ज मूव तो नहीं कर सकता, इसलिए तो वो नॉन कंडक्टिंग है। तो अगर आप सॉलिड स्फीयर लेते हैं तो उसके ऊपर अगर जो चार्ज है कोई भी, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली सारे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि बीच से लेकर सरफेस तक वो सारा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये इन दोनों में मेन फर्क ये है, इसी से हम समझ पाएंगे कि सॉलिड स्फीयर जो कंडक्टिंग है, उसके अंदर कंडक्ट करते हैं जो चार्ज है, वो कंडक्ट कर सकता है और इसीलिए सरफेस पर सारा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली सारे वॉल्यूम पर, मान लीजिए 20 का वॉल्यूम है, सारे वॉल्यूम पर वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है स्फीयर के। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं फील्ड आउटसाइड द शेल। सबसे पहले हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमने ले लिया और यहाँ पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली वो सारी वॉल्यूम के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारी वॉल्यूम पर है, सरफेस तक है, सरफेस तक सारे के ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए, अगर हम इसके आउटसाइड निकालना चाहते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ये है, आप इसके बाहर वाली साइड निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से। मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट P है कोई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, गॉसियन स्फीयर के नाम से हम इसको ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, जिसके एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए, वो सेम होगी, क्योंकि इससे बराबर दूरी पर है, किसी भी तरफ जाएंगे तो वो चीज। तो यहाँ पर हम एक स्फीयर मान लेते हैं। अब इस स्फीयर के लिए, ये जो हमने स्फीयर लिया है, ये तो सारा चार्ज हो गया एक तरह से, इसके अंदर एनक्लोज्ड है जो, और बाहर हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P। अब ये पॉइंट हमने P मान लिया, मान लीजिए, और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हम मान लेते हैं स्मॉल r। ये आप समझ गए। ये जो स्फीयर है, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके कैपिटल R हमने रेडियस माने, और बाहर जो हमने गॉसियन सरफेस लिया, एक गॉसियन स्फीयर लिया जिसके ऊपर हमने पॉइंट P लिया, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, उसकी रेडियस सेंटर से ये हमने मान ली स्मॉल r। अब देखिए, ये जो पॉइंट P है, अगर इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखें, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन जो है बाहर की तरफ जाएंगी, इसी तरह से जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अब अगर यहाँ पर एक स्मॉल एरिया हम ले लें, स्मॉल एरिया, अगर उसका वेक्टर देखें तो वो भी तो हमारा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि वो भी नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो n कैप से हम उसकी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। अब E और N के बीच में अगर थीटा एंगल देखें, वो 0 डिग्री है, थीटा एंगल 0 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम EDS cos थीटा इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन O होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो टोटल चार्ज है, ये Q है, कैपिटल Q है, जो बिखरा हुआ है इसके ऊपर, पूरी वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर E जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बराबर दूरी पर हमने लिया है, ये गॉसियन सरफेस लिया है, एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पर E आपको कांस्टेंट मिलेगा, तभी तो इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है, सेंटर से बराबर दूरी पर है, और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम मिलेगी आपको। तो E कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ds का, cos थीटा, थीटा को हमने 0 पुट कर दिया, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पर अगर हम ds का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि ds क्या है, एक पूरा गॉसियन स्फीयर है, पूरा गॉसियन स्फीयर। तो पूरा गॉसियन स्फीयर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है, यहाँ आप लिख सकते हैं 4 पाई r का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं,
क्योंकि ये गॉसियन सफियर तक का जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पे आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट कि ये इसके बराबर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालें तो ये क्या आ जाता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r स्क्वायर। तो ये हमारी E की वैल्यू आ जाती है। अगर हम बाहर कोई पॉइंट लेते हैं इस जो नॉन कंडक्टिंग सफियर है उससे बाहर, यानी कि जो एक गॉसियन सरफेस माना और वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला। अब ये फॉर्मूला आप याद रखिए, E इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r का स्क्वायर। अब इसी तरह से मान लीजिए ये जो पॉइंट हो ये बाहर के बजाय इसके सरफेस पर कहीं पर होता, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, मान लीजिए इस तरह से ये नॉन कंडक्टिंग हमने सफियर लिया और जो पॉइंट है हमारा इसके सरफेस पर है, अब हमारा बाहर नहीं है कहीं भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा या कहीं की रेडियस कितनी थी r, और अगर हम इसी से अब एक गॉसियन सरफेस को लगाएं तो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, या कहें कि आप r इक्वल टू r आप लिख सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r का स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R आप लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर है। तो सरफेस ऑफ द सेल पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनसाइड उसके देखते हैं, हमने बाहर देखा, सरफेस पर देखा, सरफेस पे r इक्वल टू r हो जाएगा सिंपल। अब इनसाइड देखते हैं, फील्ड इनसाइड द शेल। तो आपने क्या है, नॉन कंडक्टिंग सफियर लिया। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग सफियर के ऊपर यूनिफॉर्मली जो हमारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। अब हम एक पॉइंट मान लेते हैं जो इनसाइड है, तो इनसाइड हमने यहाँ पर एक गॉसियन सफियर बना लिया, ये जो व्हाइट कलर में हमने दिखाया है। अब देखिए जो ये चार्ज है ये यूनिफॉर्मली हमारा सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस से भी बाहर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, अगर मान लीजिए टोटल चार्ज हम Q की बात कर रहे हैं, तो टोटल तो Q डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वॉल्यूम के ऊपर, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई गॉसियन सफियर ले रहे हैं तो उसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस टोटल चार्ज Q से तो कम होगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये जो है Q डैश है। अब इसके अंदर का जो चार्ज है वो Q डैश है जो इसके इनसाइड में है, यानी कि जो हमने ये गॉसियन सफियर लिया है इनसाइड की तरफ, ये आप समझे। Q जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q डैश क्या है, जो हमने अंदर सफियर लिया उसके अंदर का चार्ज Q डैश। अगर हम यहाँ पर देखें Q लार्जर है और Q डैश कम होगा, क्योंकि ये हमने कुछ छोटी मात्रा ली है, इस सफियर की पूरी से छोटी मात्रा ली है, तो चार्ज यहाँ पर कम होगा चाहे कितना भी कम हो। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम r मान लेते हैं, स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस था वो कैपिटल R था, जो नॉन कंडक्टिंग सफियर की रेडियस थी। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, मान लीजिए आप कोई पॉइंट मान ले इस तरह से, और सेम प्रोसीजर हमें करना है कि यहाँ पर जो है आप स्मॉल एरिया लेकर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, अगर हम निकालें कि Q डैश, अब हमने लिया ये चार्ज, हमने Q डैश लिया, तो ये चार्ज किसके बराबर होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सफियर है, वॉल्यूम ऑफ S, यानी कि जो ये हमने सफियर लिया है अंदर वाला, इनटू जो कि जो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कि वॉल्यूम ऑफ S और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको आप इसको रो से डिनोट करते हैं, इसको आप V से डिनोट करते हैं। से Q डैश क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम है सफियर की वो क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब, ये हमें पता है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को आप रो लिखेंगे तो Q डैश की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाती है। और इसी तरह से जो हमारे पास E की वैल्यू थी, अगर हम E की वैल्यू को निकालेंगे जैसे हमने पहले प्रोसीजर किया पूरा, तो वो हमारे पास Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब ये एप्सिलॉन क्यों आया, यहाँ पर भी हम इसको समझते हैं। देखिए जो E ds cos थीटा है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा Q डैश बाय एप्सिलॉन के बराबर होगा। ये क्यों होगा, अब यहाँ अंदर वाला चार्ज Q डैश है, और जब हम चार्ज को फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के अलावा कहीं पर प्लेस करते हैं, किसी मीडियम में प्लेस करते हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेते हैं उस मटेरियल मीडियम की। तो हमने यहाँ पर ये जो जिस भी मटेरियल में हमने इसको प्लेस किया है चार्ज को, नॉन कंडक्टिंग जो सफियर है,
तो यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है जो मटेरियल की है ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर का। तो इस तरह से यहाँ पर एप्सिलॉन यूज किया गया है, एप्सिलॉन ओ यूज नहीं किया गया, यानी कि फ्री स्पेस वाला एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज किया, एप्सिलॉन यूज किया है क्योंकि अभी हमने चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस किया है अदर देन वैक्यूम और फ्री स्पेस आप कह सकते हैं। अब जो ई की वैल्यू है वो आप सेम जो है उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर भी अगर आप ई और एन की वैल्यू को देखेंगे तो वो हमारी 0 होगी, यानी कि उनके बीच का एंगल जो होगा ई जो और एन जो है इनके बीच का एंगल थीटा जो है 0 होगा, यानी कि cos 0 1 आ जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा। ई की वैल्यू वही आपके पास आ जाएगी, क्या आई थी हमारे पास, ई की वैल्यू आई थी क्यू डैश, यहाँ पर जो आएगी क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगी ई की वैल्यू। अब ये जब आप सोल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जो हमने ये क्यू डैश लिया है आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो क्यू डैश है, क्यू डैश की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास। तो जब आप क्यू डैश की वैल्यू को पुट करेंगे ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जो डेंसिटी है डिवाइड बाय क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यही आया आपके पास। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से यहाँ पर एक आर बचेगा, यानी क्या क्या हमारे पास बचेगा, ऊपर एक आर बचेगा और रो बचेगा क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर था, आर और रो, और नीचे हमारे पास ये 3 नीचे आ जाएगा और ये एप्सिलॉन ये आ जाएगा। यानी कि जो ई की वैल्यू है इनसाइड अगर हम देखें तो वो आ जाएगी आर रो 3 एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज देखने की है कि जो ये आर है वो तो ई के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि अगर हम सेंटर से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा। और कहां तक इंक्रीज होगी ये, जब ये सरफेस तक, अगर हम सरफेस तक की बात करें तो वहां तक ये मैक्सिमम होगी, जैसे ही उससे बाहर निकलेगी तो हमें वो फॉर्मूला भी पता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि पहले हमने निकाला था Q/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, तो वो तेजी से घटने भी लग जाएगी। तो आप समझे यहाँ से यहाँ सरफेस तक बढ़ेगी वो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का ये मतलब है कि यहाँ से ये बढ़ेगी जैसे जैसे जो है आर हमारा इंक्रीज करेगा, आर को आप सरफेस तक इंक्रीज करेंगे तो वहां तक वो मैक्सिमम हो सकती है की वैल्यू, लेकिन इससे बाहर आते ही वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो इसके लिए हम एक ग्राफ को भी देख सकते हैं, चलिए उस ग्राफ को समझते हैं। तो यहाँ पर हम 2 एक्सिस बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम दिखाते हैं जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, जो भी स्फीयर है उससे सेंटर से जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हमारा आर है तो वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और यहाँ पर हम ले लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम ले लेते हैं, तो ई हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स आप लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए। अब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए। इनसाइड हमारे पास ये है, यानी कि जैसे जैसे अगर हम R की बात करें तो वो एक सीधी लाइन हमें मिलेगी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के लिए, जैसे जैसे R बढ़ेगा E भी जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हो गया है। मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जहां पर हमारा R जो है इक्वल टू R होगा, यानी कि सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद एकदम से ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है, एकदम से जो इस कर्व की तरह ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कर्व है ये क्या दिखा रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है। तो इस तरह से ये ग्राफ भी आप इसके अंदर शो कर सकते हैं, यानी कि अगर बेसिक आपके पूरी अच्छी तरह से क्लियर है तो इस तरह से आप इस ग्राफ को भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर था, आउटसाइड हमने देखा और सरफेस पर देखा।